अगला नंबर जब हमारे लोगों के ऊपर में आएगा, क्या तभी समझ में आएगा लोकतंत्र कहाँ है। इतना भयावह स्थिति हो रही है। यानी 40 जवानों को मौत के घाट सरकार की लापरवाही की वजह से उतारा गया, तो उसको बंद करने के लिए हिंदू मुस्लिम की चर्चा शुरू हो गई। और शाबाश एसटीएफ के जवानों को, शाबाश जिसने एक अपराधी को गोली मारा। तो मारो, बलात्कारियों को जेल से छुड़ा करके उनको मिठाई खिलाने का काम भाजपा करती है, हत्यारों को उनको फ्री कर रही है, माफ कर रही है। जो लोग संविधान की प्रतियों को जला रहे हैं, गुंडे लोग, ये संविधान द्रोही लोग, कौन है वो लोग? उनके घर कब बुलडोजर चलेगा हमको बताया जाए, भारत सरकार बताए, उत्तर प्रदेश सरकार बताए। जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के सरकार में बैठे हुए हैं, और ये गुंडे मवाली लोग, ये अपराधी लोग, संविधान द्रोही लोग खुल्लम खुल्ला तौर पर संविधान की प्रतियों को जला रहे हैं। क्या कोई मुसलमान है क्या और जलाने वालों में? क्या कोई मौर्य जाति का, कोई पाल जाति का, कोई जाटव जाति का व्यक्ति है क्या वहां पर? सारे लोग ब्राह्मण जाति के लोग हैं। कब चलेगा उनके खिलाफ बुलडोजर? कब होगी उनको सजा? ऐसे संविधान द्रोहियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम दोस्तों हमको भी अवसर मिलेगा आने वाले समय में, उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। और कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। ये हालात परिस्थितियों पर कौन कैसे काबू होगा? इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलो गांव की ओर, गांव गांव तक जाकर के संगठन खड़ा करेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ये काम में मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग हाथ उठा के बताएं। होनी चाहिए। हम अगर कोई गलत बात बता रहे हो तो आप हमारा विरोध कर सकते हो। हम कोई असंवैधानिक शब्द बोल रहे हो तो आप हमारा विरोध कर सकते हो। ये टीवी पर रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारा चैनल पर, ये पूरे देश में चलेगा। दुनिया भर के लोग, इंग्लैंड में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए लोग, सऊदी अरेबिया में बैठे हुए लोग यहां से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। हम भारत के जो गोदी मीडिया है उसके भरोसे नहीं है, और सालों साल तक देखते रहेंगे इसको। इसलिए बहुत होशो हवास में हम लोग कोई बात बोलते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके हम बात करते हैं। हमारे लोगों को डराने का काम चल रहा है गांव गांव में। अभी अंबेडकर बाबा साहब की जयंती मनाई गई, दुनिया के लोगों ने मनाई। मैं ऐसे ही कार्यक्रम जैसे आपके यहां इस गांव में ले रहा हूं, ऐसे ही कार्यक्रम में मिलक की एक विधानसभा लोधीपुर गांव पड़ता है, उसके पास में दूसरा गांव था, वहां पे ले रहा था। 10:15 साढ़े 10 लगभग बज गए थे। तो गांव के लोगों में बहुत खुशी थी, चलो कोई हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बाहर से कोई आए हैं व्यक्ति जो है, और अच्छी बात बताएंगे, हमको तो समझ में आता नहीं है। बड़े खुशी से लोग, ओबीसी के लोग भी बैठे थे, मुस्लिम लोग भी बैठे हुए थे, उसमें जाटव जाति के लोग भी बैठे थे, बहुत सारे सभी लोग मूल्यवासी लोग, बड़ी खुशी का माहौल था, जश्न मना रहे थे वो लोग। तो एक लाला बनिया जो है आरएसएस का चमचा, वहां से पुलिस वालों को फोन करता है, एक आदमी, और पुलिस की गाड़ी में बैठ करके उधर से लेके आता है गांव में, और खूब डीजे गाजा बाजा बजा रहे थे लोग। मेरा भाषण खत्म हुआ, लोगों ने मुझे फंड भी दिया, उस समय निधि दिया खुशी के तौर पर कि भाई आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, आप सारे देश में काम कर रहे हो, बगैर पैसे के तो कोई काम सफल नहीं होता है। तो मुझे वो निधि देने के बाद में उधर इंस्पेक्टर खड़ा है गया और कहने लगे कौन है इसका आयोजक, आइए इधर आइए, मुझे बुलाया। तो मैंने कहा सारे गांव के लोग हैं, कोई एक आदमी थोड़ी आया, समस्त ग्रामवासी लोग हैं। बोला आप कौन हो? मैंने कहा मैं गेस्ट हूं। बोले कि अनुमति कहां है? तो मैंने किस बात की अनुमति भाई? संविधान निर्माता जिसको लोग अपना भगवान मानते हैं, जिसकी वजह से लोगों के तन बदन पे कपड़े हैं, बोलते हैं, सुनते हैं वो लोग, उसकी जयंती पूरी दुनिया मना रही है, तो कितनी परमिशन देते हो इंस्पेक्टर साहब आप?
रात भर जो है डांडिया के नाम पर तांडव होता है, गणेश उत्सव के नाम पर तांडव होता है, नवदुर्गा के नाम पर डेली पूरी पूरी रात जागरण चलते हैं। सबकी परमिशन देते हो क्या? लाओ दिखाओ कितनी परमिशन दिया आपने अभी तक। बोले वो धर्म का मामला है, तो मैं धर्म के नाम पर आप लोग कुछ भी करेंगे? धर्म का मामला है तो सबका आपका व्यक्तिगत मामला है ना। एक तो धर्म के नाम पर आप लोग जो है वो लाउड स्पीकर को उतरवाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो इस तरीके से कर रहे हैं। तो फिर दूसरा सवाल फिर कहता है आपको पता कितना समय हो गया? कितना समय हो गया? 10:15 बज गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे तक की अनुमति देती है, 10 बजे तक आप ये गाड़ी बजा सकते हो। तो मैंने कहा कि ये जो काम कह रहे हैं 10 बजे तक के लिए, तो मैं पूरी रात जब कार्यक्रम होते हैं तब सुना जाता 10 बजे का। उसके बाद में ज्यादा बात नहीं किया उन्होंने, ठीक है इसको बंद करवा दो अभी, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ी मेरे कह रहे थोड़ी कर रहे हैं लोग, मुझे तो बाहर से बुलाया गया, खुद कर रहे हैं। तब जाकर के हमने कहा भाई आप क्या चाहते हो? बोले साहब हम तो कार्यक्रम करेंगे, तुम आप देखो। वहां से तुम दबा के चले गए। ये सारा काम जो है हमारे लोगों को डराने धमकाने का सारा काम चल रहा है। वहीं पर अगर आप कांवड़ यात्रा लेकर के निकल रहे होते तो हेलीकॉप्टर से फुल बरसात हो। और अगर आप योगी जी मोदी जी से रोजगार मांगते कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही है, तो योगी जी की पुलिस आपके टांगे तोड़ने का काम करते हैं। हमारे तमाम नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग जो कि हाई स्कूल, इंटर पास, ग्रेजुएशन करने के बाद में घरों में बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। मगर आपकी हिस्सेदारी मांगते हो तो आपकी पिटाई होती है, और अगर उनके पाखंड को फैलाने का काम करते हो तो आपके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। क्या तमाशा है साथियों? अभी 314 IAS पास किए हुए बच्चों को नरेंद्र मोदी जी ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है। पिछड़ी जाति के बच्चों ने, जिसमें लोधी भी थे, जिसके अंदर मौर्य जी भी थे, यादव जी भी थे, पाल जी भी थे, 314 बच्चों ने भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास किया, IAS की परीक्षा। और IAS की परीक्षा पास करने के बाद में, इंटरव्यू होने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को वोट मांगने के लिए कहते हैं भाइयों बहनों नीच जाति में पैदा होना कोई गुनाह है, तो भक्त लोग चिल्लाते हैं नहीं मोदी जी नहीं, कोई गुनाह नहीं है। तो मैं नीच जाति में पैदा हुआ, मेरी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, खबर है? और तेरी हूं, भांची हूं, आप मुझे वोट दो, भाजपा की सरकार बनाओ, विदेश से कल रन लाएंगे वापस, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी फैकम फैक करने का काम किया। अभी जब हमारे लोगों ने IAS पास किया तो ओबीसी का आदमी, ओबीसी के लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। अगर दे दिए होते तो 5, 6, 7 सालों के अंदर में लगभग आधे भारत के कमिश्नर या कम से कम जिलाधिकारी तो वो लोग होते। क्यों धोखेबाजी कर रहे हैं भाई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या ड्रामा है ये? जाति आधारित जनगणना नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने पिछड़ी जाति के लोगों की जाति जनगणना नहीं होने दिया, और नरेंद्र मोदी जो पिछड़ी जात का कहते हैं ये भी नहीं होने देना चाहते हैं। आखिर किसके कहने पर ओबीसी की जाति जनगणना को रोका जा रहा है? अगर जाति जनगणना होगी, संख्या मालूम चलेगा, पिछड़ी जाति की कितनी संख्या है मालूम चलेगा, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, उनको नौकरियां देनी पड़ेगी। नौकरियां वो देना नहीं चाहते हैं। ओबीसी के नाम पर 0 बजट है। 0 में विकास कैसे होगा? पिछड़ों का केवल 5 किलो राज होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जाओ अपने घरों की दीवार में लिख दो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, हुक्मरान बनना है, मालिक बनना है। और मोदी जी कहते हैं ये शासन आसन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम केवल राशन लो, घर जाओ।
शासन वासन छोड़ो, राशन लो, घर जाओ। हमारे लोग राशन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। 5 किलो अनाज में क्या जिंदगी कट जाएगी? अरे मेरे भाइयों, आप लोग किसान लोग हैं, कमेरे लोग हैं, धरती का सीना फाड़ करके 50 कुंटल अनाज पैदा करने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। क्या 5 किलो अनाज के लिए भिखारी हैं आप लोग? ये नकारा बनाने का कार्यक्रम है, ये लालच है। हमारे लोगों को अगर रोजगार दे सरकार, काम ले उनसे, तो अपने आप से 10 कुंटल अनाज खरीद सकते नहीं कर सकते? सरकार रोजगार दे नहीं रही है, काम दे नहीं रही है, और केवल राशन दे रही है मुफ्त में। तो मुफ्त खोर लोग कभी क्रांति कर सकते हैं? ये सारा ड्रामा चल रहा है इसके अंदर में। और फिर जब वोट की बात आती है तो फिर बोले मोदी जी राशन दे रहे हैं हमको, अभी हम नमक हराम नहीं बनना चाहते हैं। मोदी का नमक खाया है तो मोदी को ही हम वोट डालेंगे। समझ रहे हैं? हमारे भोले शंकर जो लोग हैं, हरिश्चंद्र के वंशज है, अपनी बीवी को भी बेच दिया, अपने बच्चों को भी बेच दिया, और खुद को भी गिरवे रख दिया। इतने हरिश्चंद्र मत बनो। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, पूरे देश की संपत्तियों को, अदानी अंबानी को गिरवे रखने का काम कर रहे हैं। ये हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। हमारे लोग जो भावुक लोग हैं, वो भावुकता से आपकी सारी पीढ़ियों का सत्यानाश होने वाला है। जितना मिल रहा है आज की तारीख में, जो सम्मान से बैठ रहे हैं आप लोग, जो आप सुन रहे हैं, 1-2 साल के अंदर में अगर आपका कार्यक्रम ये सफल नहीं हुआ, आपने साथ सहयोग नहीं दिया, निश्चित तौर पर हजारों पीढ़ियां आपकी तबाह होने वाली हैं। ध्यान रखो, ये फैसले लेने की घड़ी है, किसी के बधुआ मजदूर बनने के लिए नहीं है। अभी ईवीएम के माध्यम से आप अपने वोट को डालते हैं, ईवीएम मशीन आपके वोटों की चोरी कर रही है और भाजपा को ट्रांसफर कर रही है। इसलिए बड़े दमंगई के साथ में भाजपा के गुंडे कहते हैं, खुल्ला खुल्ला कहते हैं, आप वोट कहीं भी डालो मगर जीतेगा तो भाजपा का ही। मीडिया के सामने बोलते ही नहीं बोलते, तो कैसे जीतेगा? लोकतंत्र कहां है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईवीएम मशीनों से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो क्यों नहीं रोका जा रहा है? वामन मेश्राम साहब इस ईवीएम की सारी भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा करने के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश और दुनिया के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। ये देश में जब तक ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, तब तक सही आदमी को चुन करके हम लोग नहीं भेज सकते हैं। और इसलिए अगर सही में अपने वोट के अधिकार की ताकत को जानना है, तो साथियों, इसके लिए आपको एकजुट होकर के ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। तब जाकर के अपने सही प्रतिनिधि को आप चुन सकते हैं, अपनी गुलामी को खत्म कर सकते हैं, आप खुद मुख्तियार हो सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है, कि जो लोग गुलाम होते हैं, व्यवस्था के गुलाम होते हैं, वो लोग हमेशा हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। उनकी हजारों लाखों समस्याएं होती हैं, किसी की राशन कार्ड की समस्या, किसी की आधार कार्ड की समस्या, किसी की वोटर कार्ड की समस्या, किसी के रोजगार की समस्या, हजारों समस्याएं हमारे समाज में, गुलामों की हजारों समस्याएं होती हैं। और जो आजाद होते हैं, जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी एक भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो समस्या का समाधान करने लायक हो जाते हैं। तो आपको फैसला करना है, आपको क्या काम करना है? समस्या का समाधान करने लायक बनना है, या इस सिस्टम का, इस व्यवस्था का गुलाम ही बन के रहना है? यह फैसला लेने की घड़ी है। अगर मालिक हुक्मरान बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? बहुत बड़ा काम मैं बताने वाला नहीं हूं साथियों। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दिल और जमीर से पूछ करके डेली उस काम में जुट जाइए। वो काम है, एक गांव में मात्र 50 लोगों को तैयार करना है। इस आंदोलन के साथ में जोड़ना है, इस संगठन के साथ में जोड़ना है। एक गांव में 50 लोग। अब आपके गांव की आबादी लगभग 1500 है, सामने जानकारी मिली। कहीं कहीं 4-4 हजार, 5-5 हजार एक गांव की।
6-6 हजार 7-7 हजार होती है, कम से कम 1000 तो होती ही होती है। अब इस गांव में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए 50 लोगों को तैयार करना कोई बड़ी बात है? 50 लोग तो यही बैठे हुए हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते? अपने आने वाली पीढ़ियों को आजाद करने के लिए 50 लोग तैयार कर सकते हैं एकजुट होकर के। तो अधिकतम 250 लोग, कम से कम 550 और अधिकतम 250, 6 लाख गांवों में ऐसे ही 50-50, 250 लोग तैयार करना है हम लोगों को, और एक साल में भारत बंद करना है। जैसे अभी हाल ही में पिछड़ी जाति के लोगों की जाति जनगणना के लिए चौधरी विकास पटेल जी ने घोषणा किया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, हमारा समर्थन है उनको, खुल्लम खुल्ला समर्थन है सारे देश भर में, क्योंकि हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का जाल सारे देश भर में फैला हुआ है। और उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को, आज 25 हो गई, 5वें दिन, 5 दिन के बाद में 30 अप्रैल आएगी, 30 अप्रैल को पूरे भारत में चक्का जाम होने वाला है। पिछड़ी जाति के लोगों की जनगणना होनी चाहिए, ऐसा हमारे लोग सड़क पे आएंगे, 25, 50, 100, 200 लोग इकट्ठा होंगे, आपके इस रोड पे सामने जाएंगे, एक छोटा सा बैनर बनाएंगे और वहां पर हमारे जो अगुवाई करने वाले लोग हैं उनसे कहेंगे, मीडिया के सामने जैसे ये कैमरा लग रहा है, अपना अपना मोबाइल खोल के बैठे होंगे, एक दो आदमी सम्मानित जो लोग हैं वो लोग कहेंगे हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें समर्थन करेंगे, मुस्लिम भी समर्थन करेंगे, कहेंगे कि आदरणीय, माननीय, सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने हमको पिछड़ों का साथ लिया और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कही। हमारी आपसे विनती है, भारत सरकार पिछड़ों के नाम पर कितने रुपए का बजट बनाई है ये बताए। हमारी जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं, कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको बताएं। जाति आधारित जनगणना नहीं तो हमारे घर में वोट नहीं, ये ध्यान रखना मोदी जी, हमारी जाति जनगणना कराओ। इसमें कोई फसाद की बात है क्या? झगड़ा की बात है क्या? अपनी हिस्सेदारी मांग रहे सरकार से, विनम्रता के साथ में मांग रहे हैं। तो यहाँ का मीडिया दिखाए और दिखाए, मगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया आपको सुनेगी, देखेगी कि भैया कौन अगला के लोग भी 10-20 गांव के लोगों को इकट्ठा करके ये सड़क और रोड को जाम करके बैठे हुए हैं, जाति आधारित जनगणना को लेकर के भारत बंद में अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सारी दुनिया के लोग आपको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। जैसे SC/ST का आंदोलन खड़ा हुआ, SC/ST एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया सरकार ने, तो OBC के लोगों ने साथ दिया और वो SC/ST एक्ट जो है दोबारा से बहाल करना पड़ा सरकार को। 3 काले कानूनों के विरोध में हमने भारत बंद किया, तो नरेंद्र मोदी जी को बेबस लाचार होकर के कहना पड़ा, भाइयों बहनों, किसानों से हम माफी मांगते हैं, हमने जो 3 कानून बनाए किसानों के लिए, हमारी सरकार उनको वापस लेती है। तो क्या मजबूरी होगी मोदी जी आपकी? आप तो बहुत 56 इंच की छाती का हवाला देते हैं, अभी तुम्हारी छाती कैसे 18 की हो गई है, क्यों वापस की? अभी तो तुम्हारी सरकार कहती थी, तुम्हारे लोग कहते थे कि बताए विपक्ष के लोग इसमें काला क्या है, हम तो उस समय कहते थे कि इसमें सारा सफेद ही क्या है, ये बता दे सरकार हमको, सारा का सारा तो काला ही है। तो कौन सी मजबूरी थी या आपने अपनी सरकार में बनाए हुए कानून को वापस लेने का काम किया? साथियों, ये भारत बंद का ऐलान फिर से होने वाला है और इसके लिए आप लोगों को साथ और सहयोग देना है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और इसमें आप तन से, मन से, धन से, जो कि ये लड़ाई आज में यहाँ पर 73वां दिन है, पिछले 72 दिन से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, बेहद से शुरू किया और आखिरी दुद्दी विधानसभा में जाकर के आऊंगा, जहां रात हो जाती है वहां पर सो जाता हूं और जहां सवेरा हो जाता है फिर खा पी करके वहां से समाज के लोग खिला रहे हैं, समाज के लोग ही सुलाने का काम कर रहे हैं। मेरी गाड़ी में तेल की व्यवस्था, पेट्रोल की व्यवस्था भी समाज के लोग कर रहे हैं जितना हो सकता है उसे। तो ऐसे करते करते सारे उत्तर प्रदेश में ये अभियान चल रहा है परिवर्तन यात्रा के तौर पर। इसमें आप लोग भी मदद करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 10, 20, 100, 50, 200, 500, 1000 जो भी आपको बनता है वो सहयोग भी करेंगे और जो बातें मैंने आपको समझाई बताई हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाने में काम करेंगे। पीछे वाले लोगों ने आप तक मुझे पहुंचा दिया, तो क्या इस यात्रा को यहीं पर समाप्त कर दे, रोक दो, यहीं खड़ा रहूं मैं आगे जाऊं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आगे? तो आगे जाने के लिए
इसकी जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी होगी साथियों। आप लोगों को मदद करनी होगी। जो मदद करना चाहते हैं वो मदद कर सकते हैं, और जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी ये बात हमको समझ में नहीं आई, दोबारा से बताएं। तो साथियों, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, मगर ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी रहेगी किसी भी कीमत पर। हम हमारे लोगों को उस देश का शासक बना के रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों। थैंक यू। किसी भी साथी का कोई सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं। और साथ में मैं बाबूजी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस मीटिंग की समापन की घोषणा करें। और बाबूजी से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट आप भी अपनी बात कहें, और इसके अलावा और भी कुछ साथी लोग कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। सवाल जवाब अध्यक्षीय भाषण जो है अभी करेंगे साहब। फिनिश करना साहब ने अपने लोग बताया है, तो थोड़ा अमल करें और सही से करोगे तो कार्य आगे बढ़ता रहेगा। बैठे घंटे यहाँ के लोग जहाँ तक है इस वक्त काम सब समझ लो, एक ही भीड़ भैया आते हैं, वही बातें अगली बार फिर आए। तो वैसे ही और आगे रहें इसको लेके इसी हिसाब में जरूर। जो भी साथी लोग 10, 20, 50, 25 से जो मदद करना चाहते हैं, जो कि आगे हमको आगे भी सभा में जाना है, कार्यक्रम लेना है, तो कर सकते हैं। और वो भी फोटो वगैरह इसमें लोड होगा सोशल मीडिया पर। वो तो घर पे चल के देंगे, कोई दिक्कत नहीं। घर पे चल के देंगे। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे 1 वोट 1 नोट। कितने देर इकट्ठे कर लो, वहाँ से पल्ले कर लेना, वहाँ से एक साथ में भी आपके साथ फोटो खींचना है। एक ऐतिहासिक तौर पर पहली बार आपके गांव में आना हुआ है हमारा। ये फिनिश कर दें इसको। एक मैसेज रहेगा, याददाश्त रहेगा। इसको फिनिश कर देंगे सर।